clarification that I was making was that I will be speaking in Hindi and English, of course. जिस हद तक पॉसिबल है, क्योंकि मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, बट वेर एवर पॉसिबल. दूसरी बात जो मैं रखना चाहता हूँ, पहले हमें ये समझना चाहिए कि मार्क्सिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिटिकिंग कैपिटलिज्म. यानी कि अगर हम सिर्फ इसको कैपिटलिज्म को क्रिटिक करने का एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, तो हम ठीक तरह से मार्क्सिज्म को ही समझ नहीं रहे हैं. इट इज मच मोर देन दैट. तो क्या है मार्क्सिज्म? अगर हम ये बेसिक सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज मार्क्सिज्म, देन there are three ways of looking at this and they are interconnected, जुड़े हुए हैं. एक तो ये एक philosophical discourse है, एक philosophical language कह सकते हैं इसको, approach भी कह सकते हैं. दूसरा it is a methodology, analysis करने का और समझने का एक तरीका है, which is mostly associated with dialectical thinking and excuse me, it's somewhere in the fridge, seriously don't. Hello. It's a is a political practice also. As a political practice, बार बार यही आ रहा है कि साउंड क्लियर नहीं आ रहा है. आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस. अब ठीक है? दिस इज बेटर. Awesome. The sound settings, but somebody is just saying now कि अब ठीक आ रही है आवाज. I'll just try for it. If there is any issue with the sound, please tell me. I will try my best to keep it clear. तो जैसे मैंने कहा कि ये एक philosophical discourse, philosophical language समझ सकते हैं. दूसरी बात, it is a method, methodology, analysis करने का. तीसरा, ये एक political practice भी है, राजनीतिक तरीका है और राजनीति करने का तरीका है. चौथा, इसमें एक बहुत बड़ा इशू है जो मेरा इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने हाल ही में मुझे ये सवाल पूछा था. एंड दिस क्वेश्चन इज अ वेरी ट्रबलिंग वन. इट हैज बीन अ वेरी ट्रबलिंग वन फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर मेनी पीपल. द क्वेश्चन इज, what is the relationship between theory and practice? मतलब एक philosophical discourse है, philosophy है, methodology है और political practice भी है. तो आपस में क्या relationship क्या है इन तीनों की? तो ये एक चौथा इशू समझ के मैं डील करूंगा इस पर. And the last one that I want to talk about today, along with this, I will try and cover the other issues that were raised also. The last one here is the politics of identity. अब
ये पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी मेरे हिसाब से इट इज द बिगेस्ट डेंजर, द बिगेस्ट थ्रेट टू एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी थिंकिंग. वन सेकेंड, फिर से आ रहा प्रॉब्लम. Okay, I hope this is better. If it's not, I'm sorry. I'll just have to keep going on. जिनको दिक्कत हो रही है, they can catch up with the talk at another time, or I really don't know what to do. We can have this talk when the COVID issue is lifted, and एक public meeting की तरह से हम रख सकते हैं. तो शुरू करते हैं. जो फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स है वहीं से. इसमें पहला सवाल ये है कि actually, before we come to the philosophical discourse, we need to understand a couple of other clarifications that I wanted to make. One was, as I said, that it is not just a critique of capitalism; it is other things also. And when we understand these other things, that is about, that it is a philosophical discourse, a philosophical language, राजनीतिक तरीका भी है. ये सब समझने से हमारा जो कैपिटलिज्म का क्रिटिक है और पॉलिटिकल काम भी जो हम करते हैं, दैट बिकम्स मच शार्पर, मच क्लियरर. तो पहले हमें वो समझना चाहिए. दूसरी बात जो हमें समझना चाहिए, ये मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट जो हम अपने आप को कहते हैं कभी कभी, ये एक आइडेंटिटी नहीं है. मैं इसलिए बार बार इस इशू पर आ रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो राजनीति, एक प्रोग्रेसिव राजनीति के लिए हो सकता है आज के ज़माने में, ये पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी है. और हम अगर अपने आप को उस पॉलिटिक्स में चले जाने देंगे तो वो मार्क्सिज्म का जो फंडामेंटल पॉलिटिक्स है वही खतरे में डाल रहे हैं. It is not an identity. Marxism is not an identity. It is used as an identity. हम अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं और एक मार्क्सिस्ट आइडेंटिटी अपनाते हैं. हम मार्क्सिस्ट एनालिसिस कहते हैं, मार्क्सिस्ट फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स कहते हैं, मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं. बट अगर हम इसको सिर्फ एक आइडेंटिटी के रूप में समझते हैं तो हम उस पॉलिटिक्स को ही ख़त्म कर रहे हैं. तो तीसरा जो क्लैरिफिकेशन मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि it's in continuation with the second one. There is a difference between being a Marxist student or teacher or activist and being a student or teacher or activist of Marxism. क्या फर्क है? जो दूसरा है, जो मार्क्सिज्म का टीचर है या स्टूडेंट है, वो मार्क्सिस्ट होना जरूरी नहीं है. You may know the entire works of Karl Marx, but you need not believe a single word of it. You may not practice it in your life. You may not be able to follow it, whatever the reason. आप अपने आप को मार्क्सिस्ट नहीं कह सकते हैं. आप सिर्फ उसको पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं. उल्टा जो मार्क्सिस्ट है, हो सकता है कि मार्क्स का लिखा हुआ एक शब्द ना पढ़े हो, बट मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स में उनकी पूरी तरह समझ है.
कैसे आते हैं, एजुकेशन के थ्रू हो या एक्सपीरियंस के थ्रू हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द मेन थिंग इज ये जो मार्क्सिज्म जिसको हम कहते हैं, दैट इज नॉट necessarily associated with one party or one person. It is a way of thinking जो कोई भी अपना सकता है, and that may come from anywhere. It is a revolutionary way of thinking. It can come even from a person who has not read one word of Marx. ये समझना बेहद ज़रूरी है. तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये कैसा मार्क्सिस्ट है, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है या कैपिटल नहीं पढ़ा है. You should never get swayed by those things. The most important point is to remember that there is a certain politics and a certain way of thinking that you are associating yourself with, and that is what ultimately is the way in which you understand Marxism. I will not call you a Marxist because it is not important that you are a Marxist or not. It is how you understand Marxism and how you work it out in your life. Okay, let us now talk about the philosophical discourse. जो शुरू पहला जो मुद्दा है जो मैंने उठाया. अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि असल में इतने सारे इश्यूज़ हैं और इतने सारे किताबें लिखे हुए हैं इस पर कि मेरा कुछ एक घंटे में बोलना इट इज ridiculous. It would be a ridiculous attempt to cover all of that. We can have another session at some point if you feel it is necessary. But I'm just going to cover some key terms जो main concepts है इसका. Dialectical materialism से शुरू होके फिर हम historical materialism पर आते हैं. This is how Marx's own thinking on this philosophical discourse has gone. So then you have mode of production, his analysis of society along the lines of mode of production, which can be split into means of production and social relations of production. You have the base superstructure model, the concept of ideology, the concept of class struggle, bourgeoisie versus proletariat, the analysis of capitalism, the way in which capitalism is seen as a very transformative, revolutionary political economy that actually gets rid of feudalism. And this is something that I will talk about a little more a little later. साथ में ये भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वैल्यू, प्राइस, सरप्लस वैल्यू, प्रॉफिट, इंटरेस्ट. ये सब कैपिटल से भी उसका एनालिसिस आया है और भी ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, a political economist. There is a great deal of discussion and emphasis on these topics. Also, along with this, there are other more sociologically defined topics. For example, commodification, alienation, exploitation, oppression. ये सारे जो है मार्क्स ने और मार्क्स एंड एंगल्स ने बहुत लिखा है इस पे. बहुत सारे लोगों ने जो मार्क्स एंड एंगल्स ने लिखा है उस पर कमेंट्री किया है. लेनिन ने लिखा है, माओ ने लिखा है, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, बहुत सारे फेमस राइटर्स है. उन सब का इस पर क्या पोजीशन था, कैसे उनको एनालाइज किया, दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू बिकॉज इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल टू कवर दैट. The idea of revolution, the idea of Lenin's analysis of imperialism, all of this is coming straight from the way in which Marx set out the philosophical framework. तो हम आज क्या करना चाहते हैं, हम ये सब एक साइड में रखे. We are going to look at how to understand where these terms are coming from. Why did Marx undertake this particular discourse analysis of this kind? Why did he understand? Why did he create this discourse? Why did he set up this this way of philosophizing, this methodology of philosophizing? Now, there
was the obvious historical answer कि उस जमाने में क्या सिचुएशन था, मार्क्स ने क्या देखा, मार्क्स का क्या एनालिसिस था जो उन्होंने देखा है उसका, और कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया. दैट इज अ वेरी historical biographical account, again something that is not something that I want to go into in great detail. I want to look at the logic of it. If you think about it, every human action, चाहे वो एक्शन जो है मार्क्स का लेख है या हम लोगों का जो हम अभी आज के ज़माने में सोच रहे हैं मार्क्स के बारे में, whatever that action, there is a cause or a reason for it, for that action to act. There is an objective or purpose with which we act. There is a method that we use for our action, through which we act, and finally there are the consequences and there is the effect of our actions, right? If you think about it, very common sense, very basic kind of thinking, but if we start from this basic level of thinking, we see that the cause for Marx, जिस कारण से उन्होंने ये शुरू किया है, you might say that it is his awareness of the condition of the proletariat at that time, his awareness of the enormous exploitation, the inequality, the oppression that was going on at that time, his analysis of the relationship between the proletariat and the bourgeois bosses of the proletariat, the capitalist landowner, the capitalist industrialist, or the industrialist capitalist, and the dynamic, the social economic dynamic between these different elements. This is one kind of cause, right? But there is another kind of cause. Many people would have been aware of the same thing. After all, before Marx, Adam Smith also wrote about capitalism. But Marx was driven by a different objective. अब ये आ गया है the relationship between cause and objective. What is something that something that may be a cause for one person may not be a cause for another person. That person who reacts with a certain objective in mind is driven by something else. There is another cause at work. This in the case of Marx, this cause, you might say, is that he wanted to see what could be done to change the conditions for workers. He wanted to see how the relationship between workers and bourgeoisie could be changed in such a way that it brings about a greater degree of emancipation, a greater degree of freedom, more equality, to end inequality, to end the oppression, to end the exploitation, to end the violence that they had to experience. ये करने के लिए, मतलब ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए ऑब्वियसली पहला कदम जो उनको उठाना था, that was to understand what exactly was driving that oppression, what was causing that inequality, and so you have to first go into the system itself. So the first thing that you see therefore that Marx is looking at the dialectical materialism. He is turning Feuerbach on his head.
He's looking at historical materialism, he's looking at how class struggle has evolved in history. तो पूरा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है मार्क्स का वो इसी से आता है कि ही वांट्स टू सी वेयर इज दिस कंडीशन कमिंग फ्रॉम. ठीक है, तो वो कोई भी हिस्टोरिकल कंडीशन हो, whether it is ours or his or some other society at some other time or in some other place, it always has its own history. It has its own history of dynamics कि कहाँ से आया है, कैसे इवॉल्व किया है, कैसे यहाँ तक पहुँच गए हैं हम लोग भी. तो इसको अगर हम नहीं समझते हैं तो हम इस सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे ठीक से. अब इसको समझना बेहद जरूरी है, पर सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा. राइट, समझने से हाँ जो सिचुएशन है वो हम समझ पाएंगे, बट वी ऑल्सो नीड एन अंडरस्टैंडिंग दैट विल फैसिलिटेट चेंजिंग दैट सिचुएशन. अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इट इज टू चेंज द सिचुएशन, then we need to understand the situation itself in such a way that it is not academic. It is not simply कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है और ये अब हो रहा है. But अच्छा ये हुआ है, ये हुआ है, ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है और आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे हम बदल सकते हैं. यानी कि the understanding should be not just an academic one, it should be a political understanding. It should be an interventionist understanding. It is most important to understand this, that all Marxist analysis, in fact Marx and all Marxists in this general sense would argue that there is no such thing as an apolitical understanding, there is no such thing as a non-interventionist understanding, because every understanding either helps the current situation or tries to change it. Or tries to change it for the worse, makes it even more difficult for any progressive transformation to happen. जो भी है, the point is that for a political activist and a political academic, it is important to understand the world in a way that will facilitate changing it, right? And here we come to the question of methodology. Unless you have a method and a methodology that are able to facilitate this, then again you are reduced to just simply recording the current situation or your current inequality. वो record बेहद ज़रूरी है, but beyond that recording, it is the difference between having data and analyzing data. There is a difference between describing something and making a theory out of that something, making a case, an argument out of that something. So the methodology for transforming data into theory or data into understanding, that is also very, very important, a very important part of this philosophical discourse. And as I said earlier also, that methodology is founded on the Marxian understanding of dialectical thinking. We will come back to that in a moment. The third thing that you need to understand here, that is the consequences, the effects. This is something that is very, very मैं कोशिश करता हूँ जिस हद तक I hope it is possible to keep hearing this. The third point that I want to make about the actions and the consequences of actions, the effects of the actions, is that it is very important to remember that जब आप कुछ करते हैं, कोई भी एक्शन हो, तो वो एक्शन जो है आपसे निकल के
अपने कंडीशंस का एक हिस्सा बन जाता है. इन अदर वर्ड्स, यू आर changing your conditions, the very conditions that you are trying to change, you have already changed them when you try to change them. मतलब हर एक्शन का एक इफेक्ट जो है वो जैसे ही वो इफेक्ट हो जाता है, जैसे ही वो कॉन्सिक्वेंस आ जाता है कंडीशंस में, ऑलरेडी वही कंडीशंस बदल गए हैं और आपको चेक करना होगा कि क्या यही कंडीशंस है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जो हमने शुरू किया एड्रेस करने से. Is that the same thing that we started with, or has it changed because of our own intervention? And if it has changed because of our own intervention, then are we heading towards the same effect that we had planned to head towards? Right? One of the most important things to understand is that political action is not just about what you do. It is not just about your actions. It is about how the world in which you are acting is reacting to you. And when that world is reacting to you, it's reacting to your actions, to your interventions, then that world is also being a political actor. You are not a subject acting in isolation upon an object. You are a subject acting upon other subjects who will also react to you. अब कई बार होता क्या है कि हम जाते हैं कुछ बड़ा लिमिटिंग तरीके के सोच में, जिसको हम डॉगमा कहते हैं, डॉगमैटिक थिंकिंग. हम समझते हैं कि दिस इज कैपिटलिज्म, दिस इज द पॉलिटिकल इकोनॉमी, दिस इज फ्यूडलिज्म, दिस इज सेमी फ्यूडलिज्म, सेमी कैपिटलिज्म, जो भी हम शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उस कंडीशन को हम बार बार उसी सोच से अटैक करते हैं, जबकि वो कंडीशन जो है वो कभी स्टेबल नहीं रहता है. नॉट जस्ट फ्रॉम आवर ओन एक्शंस, but from the actions of others who are continuously acting. This is the beauty and the danger of historical change. It is something that is happening all the time. Your analysis, your understanding of your history has to meet that change, has to continuously keep up with that change. Marxism allows you to do that. It gives you the tools with which to do that. If you treat those tools as dogma, then you are in fact harming that method itself. You are not using it correctly, but also making it a useless method. Okay? जब हम मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, सो वी कम टू द सेकंड मेजर इशू दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. शुरू हुआ हमने फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, फिलोसॉफिकल लैंग्वेज क्या क्या है, कहाँ से आया है, एक्सेट्रा. लेट अस टॉक अबाउट मेथोडोलॉजी. अब मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी, क्योंकि ये एक डायलेक्टिकल तरीके से, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा. बट ये जो मेथड है, हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम इसको सक्सेस और फेलियर के रूप में देखते हैं कि क्या हमने जो मेथड इस्तेमाल किया है, हमने जो पॉलिटिकल मेथड इस्तेमाल किया है या पॉलिटिकल एक्शन लिए हैं, क्या ये सक्सेसफुल रहा है या फेलियर हुआ है. हम भूल जाते हैं कि ये जो सक्सेस और फेलियर का भाषा है, ये कैपिटलिज्म से ही आया है. न कि सिर्फ कैपिटलिज्म के, बल्कि ये बहुत ही पुराना मेंटालिटी है. इट गोज बैक टू प्री फ्यूडल
times, through feudal times, and down through capitalism. It is one of the most entrenched, most fundamental ways in which we talk about life itself. Is it a failure or is it a success? अब 2 सेकंड के लिए अगर आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, then you realize that these words, failure and success, are actually decided by somebody else for you. कि आपने जो किया है उस एक्शन का नाप, उस एक्शन का वैल्यू, उस एक्शन का मेजरमेंट, क्या हम वाकई में उसी एक्शन के बेसिस पर जज कर रहे हैं या किसी और फ्रेमवर्क में जज कर रहे हैं? These are important questions right now, because when you realize that change is inevitable, as I said, the very conditions into which you are intervening, into which you are entering and you are trying to change, the moment you change something, you have changed the conditions. There are other forces at work at the same time that are also affecting those conditions, that are also acting on those conditions. उनका भी असर है और वो भी बदल रहे हैं, उसी कंडीशंस को वो भी बदल रहे हैं, बदलाव वो भी ला रहे हैं. तो क्या जो आप कर रहे हैं, क्या वाकई में आप फिर उसको जज कर सकते हैं कि ये हमने फेल हुआ है या सक्सेस हुआ है हमारा? इसमें नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि एट द बेस्ट यू कैन ओनली से दैट, because if you measure it in those terms, every single step that you have taken will be a failure. You cannot, as a political activist, ever bring about the kind of change that you are seeking to bring about, because there is absolutely no way in which the entire situation of all the conditions in that situation can be in your control. अब हमारे सामने 2 मकसद हो सकता है, 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. एक है कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, दूसरा है कि एज एन इंडिविजुअल हम चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो फेलियर होना ही है. तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल एक्ट नहीं कर रहे हैं, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू हैव टू एक्ट कलेक्टिवली. इन ऑर्डर टू एक्ट कलेक्टिवली, you have to first change the way in which people think. This way of approaching political action tells us that we can either focus on issues, चाहे वो प्राइस राइज हो, वेजेस हो, कहीं पर क्या नाम है, ऑपरेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, कास्ट वायलेंस हो रहा है, और ये सब पर बात करना, फोकस करना बेहद जरूरी भी है. बट इफ आवर पॉलिटिक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट, if we don't also act not in a preventive way but in a constructive way, then our politics will be doomed to simply reacting. A reactive politics is not a constructive politics. A reactive politics is at best remedial. तो आप कभी इसको आगे पूरी तरह बदलाव लाने के लिए नहीं ले जा सकते हैं. वो कैसे हो सकता है फिर? अलायंस बिल्डिंग
mobilization, changing people's minds. तो हर एक्टिविस्ट और हर एकेडमिक फॉर दैट मैटर के सामने हमेशा ये दो ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए. एक है इंटरवेंशनिस्ट रेजिस्टेंस मोबिलाइजेशन, दूसरा है कि the way in which people think to change that itself, the root of the problem. अब दोनों एक्शन के अपने कॉन्सिक्वेंसेस है, दोनों एक्शंस के अपने इफेक्ट्स है, अपने changes जो हम लाते हैं, that changes, those are changes in the conditions in which we are working, right? So it is very important for this kind of politics to be very, very self-reflexive, to be very, very self-aware of where it is coming from, what it is doing, how it is changing, how it is bringing about change in the world around it, and to, most importantly, to incorporate those changes in the way in which it continues to work in the world, in the way in which it continues to bring about interventions in that world. कहने का मतलब है, छोटी बात, there is no such thing as a single objective. There is no such thing as a single achievement in politics, in revolutionary politics. The very understanding of revolutionary politics is that the revolution continues all the time. The revolution must continue all the time. The revolution doesn't end because we have achieved one or two small results. The revolution cannot end. That is the definition of revolution, right? What this means is that one of the most important targets of our action should be the mentality that capitalism cultivates कि आप change नहीं ला सकते हैं. One of the things that Marx himself understood very well is that capitalism has this very insidious power. It has ये मतलब आपके दिमाग के अंदर घुस जाके ये आपको मिसलीड करता है और इस तरह का एक मेंटालिटी पैदा करता है कि आप जो कर रहे हैं या तो फालतू है, कुछ उसका कोई नतीजा नहीं होने वाला है, बेकार है, या वो आपको शाबाशी देगी, सिस्टम ही आपको एक्सेप्ट करेगा कि वंडरफुल, यू हैव रेवोल्यूशनाइज्ड change, you have brought change, and now we will take that change and make it even better for everyone else. Capitalism sells the opposition to itself. यानी कि कैपिटलिज्म का ये एक बहुत मतलब it is so dangerous that it can actually make you believe that you are being revolutionary and you are transforming it when it is actually transforming you. Okay, so this is a danger that comes from actually believing in the idea of realizable objectives, failure, success. It comes from the sense that I have done this. ये मेरा काम है, ये मेरा legacy है. This is what brings me back to the point that I was saying earlier, that the most one of the most important dangers that we should be aware of, जिससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, ये
ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है. एक साहब है विवेक चौधरी जी जो बहुत हंस रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सर वट एवर टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग नाउ इट्स कम फ्रॉम कैपिटलिज्म. विवेक चौधरी जी, मैं आपको जवाब दूंगा, बट थैंक यू फॉर दैट कमेंट. मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा इसके थोड़ी देर के बाद. ये जो understanding है that we can actually resist capitalism successfully or as a failure is something that we should set aside completely. So then you may say, how do you then measure your work? How do you see what is the effect of your work, your political work? Very simply, आप अपना जो समझ है ये समझ जो है वो प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं. बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स. हमें जब कुछ करना है तो कुछ मोटिवेशन भी चाहिए, और वो मोटिवेशन जो है अगर हम बार बार इसको फेलियर के नजरिया में देखेंगे तो फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है. तो कैसे फिर हम इसको इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस हम कैसे ला सकते हैं? ये पहली बात यह हमें समझना चाहिए कि हमारा मकसद सिर्फ, जो मैंने पहले भी कहा है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट अ लिटिल मोर. मकसद सिर्फ ये नहीं कि कोई ऑब्जेक्टिव चेंज लाएं, मतलब मटेरियल कंडीशंस में चेंज लाएं. वो बेहद जरूरी है. ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज आफ्टर ऑल द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन जनरल. We have to try and stop communalism. We have to try and make sure that the levels of inequality that we see around us in the world are reduced, done away with altogether, and so on and so forth. We have to ensure that patriarchy is removed. We have to ensure that caste system is removed. We have to stop racism. We have to. There are many objective conditions that require our intervention, and they require our physical material intervention in order to change. However, the real objective of our politics is ultimately to change people. It is to change the way people think. It is to change the way people relate to each other. It is to change the way people understand each other and understand their relationships to each other and to the world around them. This cannot be measured by any measure of success or failure. It can only be measured in human terms, in the way in which people are in the way in which people relate to each other after you are able to bring these transformative ideas to them. जो ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं, अगर हम खुद ही हमेशा सोचते हैं कि हम खुद ही इसको ले आएंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ले आएंगे, हमारी पार्टी इसको करेंगे, हमारी पार्टी डेमोक्रेसी लाएगी, हमारा लीडर जो है वो सब कुछ करेगा, then we have already lost the battle of transformation. What is a real transformation? The real transformation is to realize that there is a very huge element of the illusion of heroism in revolutionary thought.
मैं इस पर इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन में और हर जिस उम्मीद से हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए निकलते हैं, तो we tend to think of it as something that is very against the existing system. We are fighting for people, for rights. We are going to bring about a change that is very difficult, and certainly that is true. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर एक्टिविस्ट के सामने डबल काम होता है, एक तो सिस्टम को रेजिस्ट करना और दूसरा सिस्टम को चेंज करना. और ये in this sense, for every progressive activist, there are always there is always more work to do than for any other kind of activist. You have to bear a double burden, but that does not make you a hero. That does not make you a hero. That is another very big danger of capitalist thinking itself, that ये हीरोगिरी में विश्वास करता है. इसलिए कैपिटलिज्म के अंदर आप देखेंगे तो ये तरीका जो एक्चुअली फ्यूडल टाइम से आते हैं, किसी को मॉन्यूमेंटलाइज करने का, किसी को मतलब भगवान के रूप में देखें कि ये बंदा जो है ये सबसे काबिल है, सबसे होशियार है, सबसे मतलब capable है, जो भी है, whatever you qualities you want to attribute to that person, you think that that person is the most and then of course the temptation in revolutionary thought is to become like that yourself, is to see yourself like that. This is a very, very dangerous trend. It is a dangerous trend because this is where again the element of failure and success comes in. ये ultimately आपको ट्रांसफॉर्मेशन तभी ला सकते हैं जब आप सबको हीरो बनाएं. Everyone around you in that society has to be as capable of working in that same way, in that same progressive way. And how is that possible? That is possible only if there is a coordinated understanding of how to bring about change. And that coordinated understanding does not see individuals. It does not see P.K. Vijayan or Azam or Alam or Avinash Chaudhary or whoever it is. It sees only people who are struggling to make a change or struggling to prevent that change, right? This is one of the biggest reasons why I'm not understanding this is one of the biggest reasons why many revolutionary thinkers and revolutionary activists slowly become very bitter and very cynical. They fall into the trap that capitalism sets for them, which is that you cannot change capitalism. What they don't realize is that by their intervention so much of change has already happened. They don't realize that capitalism itself is continuously changing to adapt to the change and the force that they are bringing upon it. That is itself an important effect. But that effect cannot be either the objective or the measure of the success of your political activity. That effect can only be another step on the way to the larger transformation. So it is important to understand, and this is exactly why I keep saying that Marx is very, very post it in detail for other viewers also. That would be great. I'll read it out in any case. The question was about making theory accessible. I've heard arguments that any theory that isn't accessible is pretentious and poorly written. On the other hand,
that is the way language also functions. As Derrida would talk about it, difference and supplementarity would only generate various incompetent meanings. But if theory isn't translatable into praxis or accessible enough to encourage praxis, is it even viable? This is a very important question that I tried to answer earlier. I will try and make it elaborate a little bit on it. अब पहला सवाल जो हमें पूछना है अपने आप से और अपने पॉलिटिक्स से, वो ये है कि जिसको हम थियोरी कहते हैं, why should we separate it from practice? When we undertake any kind of political practice, are we not implicitly or explicitly drawing on some theory, on some understanding? After all, a theory is basically an understanding of the world, an understanding of relations, an understanding of actions and of their outcomes, and we try and change those outcomes through changing our actions. Still, the question remains: when the theory of the world, when the understanding of the world itself becomes very complicated, how viable is it to translate it into action? The important point here is that if the world is complex, then your understanding of it will be complex. The theory that you have of it will be complex. Is it therefore something that cannot be communicated to people? I think that is a mistake to say that something that is complex cannot be communicated, not only because it assumes that people are stupid, or that people are incapable of understanding complexity, or that they don't have the language and the tools to understand complexity. It is to assume that the theory itself is weak because it is too complex. There is a prejudice that when things get too complicated, then there must be something wrong with them. When we understand the world, we need to understand it in simple terms. Problem ये है कि confusion हो रहा है, confusion between a political slogan and a political understanding. A political slogan simplifies things. A political slogan makes the complex theory into a few simple words. It translates it into something that is actionable. For example, the slogan "My body, my choice." ये कहाँ से आया है? Feminist thinkers ने इस पर बहुत विचार किया, बहुत डिस्कस किया, एनालाइज किया. पेट्रियार्की, पितृसत्ता के सारे जो तरीके हैं ओप्रेस करने का, उस पर एनालिसिस करके ये अल्टीमेटली ये एक लाइन पर आ गया है कि इट इज द चॉइस ऑफ द वुमन टू डू व्हाट शी वांट्स विद हर बॉडी. सो माय बॉडी, माय चॉइस. Sometimes it is necessary to explain these slogans and the complexity behind these slogans, the complex analysis, the complex thinking behind these slogans in greater detail. But very often, if the slogan is a good slogan, it can capture exactly what the theory says without going into that great detail. Now you might say कि if we have these simple slogans, then why do we need the theory at all? The answer to that is, of course, that, well, without the theory you wouldn't have the slogan. So I think the point I am returning to again and again is that there has to be a continuous linking of theory and practice. It has to come together. If you float theory away from practice, away from how it works in the real world,
then it becomes a purely academic exercise. Then it becomes like pure mathematics. It is wonderful to study. It is wonderful to think of all these abstract possibilities, but it has no application. At least nothing that we can think of. The other side, of course, is that like all such very abstract levels of knowledge, at some point, somewhere, they may have some value. But certainly at this point in time, the theory that works on the ground is the theory that we have to work with. And as I said earlier also, there can be no such thing as a stable final statement that this is the theory with which we will explain the world. The world has changed the moment you explain it. That explanation becomes a part of the world that you have to change. So it is a continuously dynamic process. It is a process that you have to keep incorporating into your theoretical understanding. Your practice must be theoretical. Your theory must be practical. I don't know if that answers your question, Utkarsh, but I hope that has made more sense. There is a question that Azam is raising. What are the implications of surveillance capitalism for the socialist politics and for social change in general, especially with the shift with corona pandemic? This is a very important question. It's a very timely question. ये क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है आरोग्य सेतु को लेके खासकर. Surveillance politics has always been there. जब से राजा और प्रजा हुआ है तब से सर्वेलेंस हुआ है. इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको एक्सेप्ट करें और चुप बैठे. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. वी हैव टू सी where it is coming from, how it is being operated, who is operating it, why is it being operated, what is the objective of that surveillance, and ultimately how does it affect us, right? One of the questions, in fact, that is related to what our good friend Mr. Chaudhary raised earlier about technology and capitalism is, can we have any kind of use of technology nowadays without also accepting the surveillance component of it? For example, when you use your phone, you are imparting data. That data is being used by so many companies. This Facebook page is being used by so many companies. So there is a huge amount of surveillance that is happening, even when we don't like it, when we don't want it, when we don't know about it. We are in the realm, in the world of surveillance capitalism right now. When we realize this, we also realize that any kind of political work that we do is constantly being scrutinized, whether it is directly mobilizational, whether it is directly transformative in terms of going out into the streets, acting in the world, or even in terms of when we are sitting at home quietly reading our books and thinking and writing and discussing with our friends and comrades. That surveillance is there. How does it affect us? How do we respond to it? I think this is one of the biggest challenges for any progressive movement at this time. I cannot say that I have any more than a kind of very basic kind of answer right now, which I will share with you. But I don't see that it has no problems and that it can be dealt with very easily. And I'm putting it out more as a kind of basis for some discussion, some thinking. It's like the fact of shall we say
using fuel. You need to use fuel. It produces pollution. It causes pollution. It causes pollution which creates health problems. But you have to still keep using fuel. ये कोरोना पैंडमिक में प्रॉब्लम ये भी आ गया है कि you have to go out and work. You have to continue the system of production. You have to give people livelihood. You have to give people food to eat. At the same time, if you open out the economy, the immediately the chances of spiking the death rate and the infection rate goes up. So the same thing with surveillance technology. The moment I use my phone or my laptop, I have access to the world, but the world has access to me. My government has access to me. My political enemies or people whom I don't agree with have access to me. The only way in which we can deal with this is in the same way in which I was talking about politics earlier, to be continuously aware that everything that you do has a reaction on the other side, to anticipate that reaction as far as possible, and to conduct your actions towards your objectives keeping that in mind. If you say that I will get rid of Arogya Setu, I will get rid of Aadhaar, I will get rid of Google, Cambridge Analytica, Google Analytics, all these ways of keeping tabs on us. Wonderful. That is the physical change. Change the mentality. Keep working to change the mentality that has brought about the need for surveillance politics in the first place. That is the target. That is where we should be heading towards. Pata nahi, Azam, if that has answered your question or not, but that is my take on it right now. फिरोज आलम का एक सवाल है, भारत में पूंजवादी का विकास और अभी मजदूरों की हालत क्या हो रहा है और क्या यह व्यवस्था आगे क्या हालत करेगी देश का? आलम, ये मैं दिव्य दृष्टि अभी स्विच ऑफ कर रखा हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये कहाँ जाएगा, पर अब क्या ये सिर्फ हमारे देश में हो रहा है? क्या हमारे देश में जो हो रहा है वो दुनिया में हो रहा है उससे अलग है या डीलिंक हो रखा है? सवाल ये है कि जो अभी जो इन्फेक्शन, जो पेंडेमिक महामारी जो चल रही है, इससे पहले क्या लोग मर नहीं रहे थे? और इसी स्केल में बीमारियों से मर नहीं रहे थे? और वो जो लोग खत्म हो रहे थे, जिनकी ऑपरेशन हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उन्हीं पूंजवादियों के हाथ से, क्या उनका सिचुएशन में कुछ बदलाव आया है? अब सवाल ये है कि इसके आगे क्या होगा? ये जिस तरीके से हमारी जो सरकार है इसको हैंडल किया है और हैंडल कर रही है, ये एक तरह से काफी कंफ्यूजन में हैंडल कर रहे हैं। कंफ्यूजन इसलिए कि एक तरह से इनको
उन्हीं मजदूरों की ज़रूरत है। प्रोडक्शन तो चालू रखना चाहिए, चाहे वो एग्रेरियन प्रोडक्शन हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो। उसकी जो प्रोडक्शन में जो हमारा जिस प्रोडक्शन से हमारी इकोनॉमी जो है वो चलती है, उसकी ज़रूरत है। एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते हैं कि मजदूर वापस खेत में आए, फैक्ट्रीज में आए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो बीमारी से वो मर सकते हैं, बीमारी से मरेंगे तो इनका पॉलिटिक्स, इलेक्शन जो कैंपेन ये चल प्रॉस्पेक्ट्स जो है इलेक्शन में, जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो खत्म होंगे। अल्टीमेटली वो सिर्फ उस नजरिया से देखते हैं कि इलेक्शन में इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अभी मेरे हिसाब से जिस तरह से मीडिया ने इसको प्रोजेक्ट किया है एज समथिंग दैट मोदी हैज डन अ ग्रेट जॉब, केजरीवाल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, पिनराई विजयन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठाकरे इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, अलग अलग स्टेट्स में हीरोज है। तो ये सारे हीरोज जो है सिर्फ अपने वोट्स देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली कोविड हो ना हो, पुंजवादी और अभी जो फांसीवादी का इनफैक्ट प्रोग्रेस चल रहा है, ये दोनों बिल्कुल बरकरार रहेंगे और कोई इसमें रुकाव नहीं आने वाला है। दे आर ऑन देयर वे। कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आगे इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी। आलम, कोई जवाब? एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ इसमें, that one of the most dangerous things we have been seeing since 1990, मतलब जब से ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया हुआ है, तब से लोगों में एक लोग क्या, मतलब मिडिल क्लास का मैं कह रहा हूँ, एक मेंटालिटी ये आई है कि जो अपनी सरकार कर रही है, दैट इज फॉर आवर in our interest, and therefore we should try and be faithful, dutiful citizens. मिडिल क्लास, जो अपनी मिडिल क्लास है, वो अपने इंटरेस्ट से बाहर कभी नहीं देखती है। इवन व्हेन दे रियलाइज कि जो उनकी इंटरेस्ट है वो वर्किंग क्लास और पेसेंट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन पर डिपेंडेंट है, even when they realize that, they would rather that the government exploited the working class and the peasantry in such a way that it leaves them out of that exploitation and they are happy with the government. And if they get some benefits from that process, wonderful. तो ये जो कोविड वायरस है और इसका अभी जो कंडीशन हो रहा है देश में, the middle class is only concerned about its own protection at this stage. How well it can survive this Mahamari,
this epidemic, this pandemic. So whatever the government says, it will go along with that. If it says आरोग्य सेतु डाउनलोड करके इसको दूसरों को भी दूसरों से भी कहो कि वो डाउनलोड करें, ये वो, it will do that. But if we raise the question of the livelihoods of people, if we raise the question of the suffering of the migrant workers who are traveling hundreds of kilometers on foot, they may feel a little bit guilty, but mostly they're not bothered. So we are in a world, in a country right now that has been closed off by a wall of media. हम ऊपर देखते हैं तो ये दीवार टेलीविजन स्क्रीन्स के दीवार है जिसमें हम सिर्फ अपनी ही दुनिया देखते हैं. उस दीवार के बाहर क्या हो रहा है ये हमें कभी कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो टेलीविजन स्क्रीन हमें दिखा रहे हैं वो सिर्फ अपने ही कंसर्न्स है. उस दीवार को तोड़ना बेहद जरूरी है. उस दीवार को जब तक हम नहीं तोड़ पाएंगे, ये जो 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 लोग उस दीवार के उस पार है और जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, एज अ मिडिल क्लास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, एज अ क्लास, वो रहेंगे ignored, unknown, without any rights. तो हमारी जो पॉलिटिक्स है, it should not be simply of resisting surveillance. It should also be ways of it should also take into account the ways in which people are unable to see the surveillance, and should address that also. It should take into account the ways in which people are distracted from the surveillance. People are distracted from seeing or not seeing beyond what is told to them, what is shown to them. So the political agenda of changing people's mindset cannot happen unless you address several of these issues. First, the issue of, is the government doing everything that it should, and not just for you, but for the country? Is the government is the surveillance that the government is undertaking something that is necessary? Is it right for you to be thinking that everything that the government does is correct? Number 3, how is your life so different from everybody else's lives that you can say, bus me, myself and my family and things, और कोई कुछ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई importance nahi, it's not of concern to me. All of these various issues have to be addressed in any kind of political work that we do, and not just about transforming immediate oppressions and exploitations that we see. पार्थ गुप्ता, कोरोना महामारी के समय में जहाँ मजदूरों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, लेकिन सरकार उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है और मजदूर स्टूडेंट के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाला जा रहा है. और जिस तरह से पत्रकारिता का ऊपर हमला किया जा रहा है, आज का संदर्भ को से देखिए,
अम, बात जो अम, ये जो सवाल आपने उठाया है, ये एक तो सबको मालूम है कि हर सरकार, हर गवर्नमेंट, हर स्टेट जो है, इस तरह की जो सिचुएशन आती है, महामारी हो या नेशनल क्राइसिस हो या नेचुरल डिजास्टर हो, वो तुरंत उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। और यही हुआ है इसमें भी। लोग घरों में बैठे हैं अभी, दे हैव बीन टोल्ड दैट दे कैन नॉट कम आउट। इसी टाइम जो है सरकार भी समझती है कि बहुत बेहतरीन टाइम है लोगों को पिकअप करना, अरेस्ट करना, जेल में डालना। कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो वो कर रही है जो उनको करना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं एज पॉलिटिकल पीपल? जो काम मीडिया की तरफ से आना चाहिए, यानी कि मीडिया को ये आवाज उठानी चाहिए, मीडिया को ये बातें रखनी चाहिए, मीडिया को पब्लिक करना चाहिए ये सब जो हो रहा है, पर मीडिया कर नहीं रही है। मीडिया इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मीडिया खुद कॉर्पोरेटाइज्ड मीडिया है, जैसे स्टेट कॉर्पोरेटाइज्ड स्टेट है, और दोनों को मिडिल क्लास का पूरा सपोर्ट है। तो एक तरह से we are two parts in this nation. One is the middle class and upwards, the state and the media and all that belong to them, and everybody else that is not part of that is outside. That is the second part. मेरे हिसाब से हम दो काम कर सकते हैं इसमें। एक है कि जो एक्सक्लूडेड हिस्सा है, जिसको बाहर किया गया है इस पूरा जो नेशनल कम्युनिटी से, उस एक्सक्लूडेड हिस्से में प्रॉब्लम यह है कि ये वो बटा हुआ है, रीजनली बटा हुआ है, लिंग्विस्टिकली बटा हुआ है, बटा हुआ है बाय कास्ट एंड क्लास ऑल्सो। तो उसको जोड़ना एक बहुत ही कठिन काम है, पर बहुत ही जरूरतमंद काम है, बहुत ही जरूरी काम है। ये अगर हम सिर्फ इस पर फोकस रखेंगे कि मीडिया गलत कर रही है, स्टेट गलत कर रहा है, मिडिल क्लास अपना पागलपन में पागल हो गए हैं, ये सब है सच, बट पॉलिटिकली इफेक्टिव काम इससे कुछ खास निकलने वाला नहीं है। द रियल इफेक्ट विल कम व्हेन यू आर एबल टू क्रिएट outside that can actually impact upon this people. अगर हम यहाँ बैठ के इनको को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो हम वही हीरोगिरी में जा रहे हैं कि हम करेंगे इसको। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये हमारी फेलियर है, ये एक सिस्टेमिक कंडीशन है। और अगर हम इसको सिर्फ इस लेवल पर टैकल करेंगे तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कमजोर हो जाती है। We need to address and something else altogether. We need to draw our strength from somewhere else. और वो है इस सेकंड हिस्सा से। तो बात का ये एक और सवाल आया है, अभी हाल में मजदूरों से रेल का किराया लिया गया है, वही पूंजीपति के लिए लोन माफ किया गया है। अगर इस संदर्भ का कैसे देखें? मतलब सवाल में जो आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई
दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर यही मैं पूछ रहा हूं बार बार कि जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, फोकस कहां होना चाहिए हमारा? फोकस या तो हम दोनों पर रखें कि एक फोकस होना चाहिए कि इनका जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है कि इनको रेल फेयर नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जो जो लोन वेवर हो रहा है वो हम टैकल करना चाहिए, हमें टैकल करना चाहिए, हमें फोकस उस पर भी रखना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए बेशक। और साथ में हमें, जो मैंने कहा कि जो मेंटालिटी बदलने का काम, जो बड़ा काम है, जो लंबा काम है, उस पर भी गौर देना चाहिए। पर अगर ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें कौन सा काम पर फोकस करना है, हमें कौन सा काम पर हमें अपना एनर्जी एक्सपेंड करना है, इसका मेरे पास कोई क्लियर एंड फाइनल जवाब नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूं। क्योंकि अगर आपके सामने कोई बंदूक लेकर किसी को मार रहा है और दूसरी साइड में आपको मतलब कोई बड़ा सा पब्लिक रैली अटेंड करके वहाँ भाषण देना, ओपिनियन रखना है, बात पहुंचाना है लोगों के बीच, तो आप क्या चूज करेंगे? जाहिर है कि some people will say it is more important for me to go and address that gathering.